द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आपके सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है आपके सुपर टेट की परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हम लोग पर डे 10 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि ये प्रश्न जो है कहाँ से लिए गए हैं। ये अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है एग्जाम कार्ड प्रैक्टिस सेट की बुक है सुपर टेट के लिए, वहां से ये आपके सारे प्रश्न लिए गए हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि सुपर टेट में आपके जो 150 प्रश्न रहते हैं उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग रोज सुबह 10 बजे सॉल्व करते हैं। तो 10 बजे 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाता है, जिसमें गणित के इन 20 प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। तो उसी 20 प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं जो कि आपको रोज मिलती है। तो चलिए, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन की बात। और एक चीज और यहाँ पर आपके लिए बताना आवश्यक है कि गणित को यहाँ पर हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सवालों को लगाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रश्नों को सीखना हमारा मेन उद्देश्य है। अगले 4 से 5 महीने तक आप लगातार, जब तक आपके सुपर टेट की परीक्षा नहीं होती है, अगर साथ में बने रहते हैं तो आपके जो 20 प्रश्न आते हैं उनमें से 8 से 10 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर लेंगे, अथवा आपको 1-2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो गणित को पढ़ना या रटना आपको नहीं है, गणित को सीखना है। अगले कुछ महीने तक आप लगातार साथ में बने रहिए, आपको गणित में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा, बेहतरीन तरीके से आप गणित के प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो चलिए, ये तो कुछ बातें होंगी जो कि जरूरी बातें थी कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा क्या उद्देश्य है। चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इसका पीडीएफ कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ए अनुपात बी का मान दिया है 7:9 और बी अनुपात सी का मान दिया है 1:5। तो आपको निकालना है ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि ए अनुपात के बी और अनुपात के सी, ये आपको मान निकालना है। जैसे कि आपको पता है अनुपात की संख्याओं को भिन्न में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए अनुपात बी जो लिखा गया है उसको हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं। और यहाँ 7:9 है तो ये हो जाएगा 7/9। इसी प्रकार बी और सी को लिखें तो बी बटे सी हम लिख सकते हैं। इसमें 1:5 है तो ये हो जाएगा 1/5। इस चीज को जानते रहिए, अनुपात को भिन्न में और भिन्न को अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो क्या करिए, इन्हीं संख्याओं को देखिए, ये क्रम से है, यहाँ पर क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। ए के देखिए, ए के बाद बी है और यहाँ बी के बाद सी है, यानी कि क्रम हमारा बिल्कुल फिक्स है, तो क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सीधा सीधा करना क्या है, ये जो आपने भिन्न में लिखा है ना 7/9 और यहाँ लिखा है 1/5, इसको लिख लीजिए। अब अगर इन ऊपर वाली 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको ए का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या गुणा करिए, 7 एकम हो जाएगा 7। अब बी का मान निकलने लिए क्या करना पड़ेगा, ये बी वाली संख्याओं के लिए तिरक गुणा करना पड़ेगा। तो 9 और 1 का गुणा करेंगे तो आपका बी का मान निकलेगा 9 एकम 9। और सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा भैया, ये नीचे वाली जो संख्या है इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। 9 और 5 गुणा करेंगे तो 9×5 हो जाएगा 45। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार का अगर सवाल दिया गया हो और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो 7/9 और 1/5 लिख लीजिएगा। ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो आपको ए का मान निकल के आएगा। तिर्यक गुणा करेंगे 9 और 1 का तो आपको बी का मान निकलेगा। और सी का मान निकालने के लिए नीचे वाली जो संख्या है 9 और 5 उसका गुणा करेंगे तो सी का मान निकल आएगा। तो 7:9:45 आपका कहाँ पर है, विकल्प डी में है। तो ये डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको एक नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको प्रश्न लगाना है, कोई फार्मूला लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 62 नंबर के प्रश्न पर। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है, वो फार्मूला आप रख के इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमें फार्मूला नहीं याद है तो क्या मतलब, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो ब्याज होता है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, वही हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में मिलती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो धनराशि हमें ब्याज के रूप में मिलती है उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 400 रुपया हमारा मूलधन है, 10% हमारी दर है, 2 वर्ष का हमारा समय दिया गया है। तो इस 2 वर्ष को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। पहला मेथड ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मूलधन की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं
फर्स्ट ईयर, पहला साल। पहले साल में क्या होगा, पहले ये 2 साल है, 2 साल का कार्यक्रम हम लोग लेके चलेंगे। पहले साल में क्या होगा, ये 400 रुपया है, इस पर आपको 10% का ब्याज मिलेगा। तो 400 रुपये पे अगर हमें 10% का ब्याज मिलना है तो 10 लगाएंगे, ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 रुपया हमारा हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर, ये तो पता ही है कि दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी ब्याज हमारा 40 रुपया मिलेगा ही, ये तो कन्फर्म है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर पहले साल 40 रुपया मिला है तो दूसरे साल भी 40 रुपया मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर पहले साल 40 रुपया मिला है तो दूसरे साल भी 40 रुपया मिलता है, लेकिन दूसरे साल एक और काम होगा, वो काम ये होगा कि जो 40 रुपया ब्याज मिला है ना पहले साल, इस पर भी आपको 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो 40% का 10% निकालेंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 4 रुपया। यानी कि आपके चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब निकल के आया, आपको समझ में आया। पहले साल हमें ब्याज मिला 40 रुपया, दूसरे साल तो हमें 40 रुपया मिलेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन की बात तो है नहीं, लेकिन दूसरे साल इस 40 रुपये पर भी हमें 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो कुल मिला के कितना हो गया, 40 40 80 और 4 82, कुल मिला के आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये दूसरा मेथड है, बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया होता तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते। तो अगर कोई प्रश्न 3 वर्ष का मिलेगा तो वहाँ पर वो मेथड बताया जाएगा। और इसका सिंपल तरीका क्या है, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 63 नंबर का प्रश्न, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आंगन में, एक आंगन है जिसकी जो माप है 3 मीटर है, यहाँ पर मीटर को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। पर अगर 20 सेंटीमीटर और गुणे 30 सेंटीमीटर वर्गाकार की टाइल्स लगाना हो तो हमें कितनी टाइल्स लगेगी, ये हमें निकालना है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ये आपका मान लीजिए आंगन है, ये छोटी छोटी इसमें टाइल्स लगाना है, अधिकांश लोगों के घरों में टाइल्स लगा होगा, तो ये अब हमें बताना है ऐसे हम कितनी टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो आंगन का क्षेत्रफल होता है, आंगन का क्षेत्रफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो एक टाइल्स का क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं, हमारा काम बन जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। कुल कितनी टाइल्स हैं ये निकालने के लिए आंगन का क्षेत्रफल ऊपर, टाइल्स का क्षेत्रफल नीचे। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो आंगन है ये मीटर में है और ये जो टाइल्स है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 3 मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये वर्गाकार है, यानी वर्ग की भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 300 गुणे 300। ये वर्गाकार जो है आंगन है उसका क्षेत्रफल हो गया, भुजा का वर्ग, भुजा कितना है 300 सेंटीमीटर। ये जो मात्रक होते हैं इनको बराबर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, और ये टाइल्स कितनी है, आयताकार, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर ये हमारा दिया ही गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये नीचे वाले 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से यहाँ कितना कैंसिल होगा, 150। तो 150 कहाँ पर, जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर आंसर होगा, विकल्प भी ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे अगर ये प्रश्न मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आंगन का क्षेत्रफल आपको ऊपर लिख देना है, जो टाइल्स हो उसको नीचे लिख देना है क्षेत्रफल, और सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न होता है। आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ प्रश्न आसान हैं और कुछ प्रश्न थोड़ा सा कठिन भी होने वाले हैं, लेकिन जैसा भी मिलेगा, क्योंकि अपने मन से तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर नहीं रहे हैं, ये आपके प्रैक्टिस सेट में या अग्रवाल पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगले प्रश्न में 64 नंबर में ये आपको एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का मान निकालना है। तो अब इस समीकरण को, ये पहले वाला जो समीकरण है भैया, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, इसी से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 की घात 2x बराबर लिखा है 125। ठीक है, देखिए इसको अंश को हर में, हर को अंश में बदल दीजिए, यानी इस संख्या का तिरक गुणा करके इधर ले आइए, इस संख्या का तिरक गुणा करके इधर ले आइए। तो जब इधर संख्या आएगी तो हो क्या जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा, बराबर इधर जब जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस की 2x। ठीक है, अब क्या करना है, 10 की घात 2x नहीं होगा, माइनस कहाँ से आ गया, ये 1 मिनट, ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस तो अपनी मर्जी से लगा दिया हमने। हाँ अब सही है, 1 मिनट का समय दीजिए,
हाँ भैया, तो ये 10 की घात 2x नीचे आ गया और ये हमारा एक ऊपर है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, तिर्यक गुणा किया है और कुछ किया नहीं है। अब 1/125 जो है इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए घातों में क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी घात यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1 की घात x की घात m लिखा गया है, इस घात को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो x की घात -m हो जाती है, ठीक है। तो भाग में जब ऊपर जाती हैं घातें तो घट जाती हैं। इसी प्रकार 10 की घात 2x है, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2x हो जाएगा, ठीक है भैया। अब क्या करिए, इसका त्रिगुणा, इस 125 का त्रिगुणा इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 125 गुणे 10 घात -2x। यही तो आपका यहाँ पर देखिए, यही तो आपको निकालना था, 125 गुणे 10 घात -2x, और इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान 1 आ रहा है। एक साफ साफ दिख रहा है ना, इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यही आपको निकालना था, इसका मान 1 आ रहा है। 1 कहाँ पर है, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने आपको बताया था कि जब भी भाग वाले प्रश्न दिए गए हों, जिसमें अंश और हर दिया होता है या अनुपात का प्रश्न होता है या प्रतिशत का प्रश्न होता है, तो उसको हम लोग एक अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न भी उसी टाइप का प्रश्न है। इसमें लिखा है एक टंकी का 4/9 भाग 1 घंटे में भर जाता है, तो टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब प्रश्न को पढ़ते ही प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। एक टंकी है, उसमें टोटल कितने भाग हैं, उसमें टोटल 9 भाग हैं, ठीक है, जिसमें से 4 भाग भर गया है। तो जो 4 भाग भरा है वो कितने समय में भरा है, 1 घंटे में भरा है। तो टोटल 9 भाग हैं। ये पिछले आपके 2-3 जो वीडियो हुए हैं उसमें हमने बता दिया है कि जो जैसे यहाँ पर 4/9 लिखा है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या, ये टोटल को रिप्रेजेंट करती है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। और ये वाली जो संख्या होती है ऊपर, ये जिसकी बात हो रही है, उस पैराग्राफ में जिसकी बात होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो यानी टंकी की बात हो रही है, तो टंकी में टोटल 9 भाग हैं, टोटल 9 भाग रहेंगे, और 4 जो भाग हैं वो 1 घंटे में भरने की बात हो रही है। तो ये 4 घंटे की जो बात, 4 भाग की बात हो रही है, वो 1 घंटे है, इसका ये मतलब है। तो शेष भाग कितना होगा, टोटल 9 था, 4 भर गया है, तो शेष कितना होगा, शेष यहाँ जो विकल्प प्रश्न में लिखा है, शेष भाग हमारा 5 होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम लोग 4 भाग, ये चलो लिख भी देते हैं, 4 भाग को भरने में कितना लगता है, 1 घंटा। 1 घंटा तो को अगर हम मिनट में लिखे तो 60 मिनट लगता है, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, वो आंसर आपके मिनट में आ रहे हैं, इसलिए 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 भाग भरने में 60 मिनट लगता है, तो हमें 5 को भाग भरने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। इसी तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, कोई इसमें फार्मूला ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। जो हम तरीका सिखा रहे हैं उसको आप लगातार 3 से 4 महीने तक अगर साथ में बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब ये आपका जो प्रश्न है, इसमें 4 का दोनों तरफ भाग कर दीजिए। 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 बचेगा, तो 1 भाग आ जाएगा, इधर 4 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 15। तो 1 भाग बराबर 15 मिनट आपका आ जाएगा। लेकिन हमें तो निकालना 5 भाग, यानी कि भिन्न की बात हो रही है, इसको भाग भी कह सकते हैं या भिन्न भी कह सकते हैं। 4 भिन्न का मान है 60 मिनट, तो 1 भिन्न का मान होगा 15 मिनट। ये कैसे आया, इसमें और इसमें 4 का भाग किया है। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 5 भाग का, तो इसमें आप 5 गुणा कर दीजिए। तो 5 भाग, टंकी का जो 5वां पोर्शन है, 5 पोर्शन है, उसको भरने में कितना समय लगेगा, 15×5 = 75 मिनट लगेगा। इस तरीके से ही आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, और ये वाला तरीका आप सीख लीजिए। ये आपका तरीका भिन्न में भी काम आता है। ये सारे मेथड जो आपके यहाँ हैं ये भिन्न में काम आएंगे, आपको प्रतिशत वाले प्रश्नों में काम आएंगे, और आपको अगर अनुपात कहीं दिया रहेगा तो वो भी आपका काम आएगा। तो इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। पानी वानी आप सभी लोग पीते रहिए, ठीक है, क्योंकि पानी पीना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब 66 नंबर के प्रश्न में आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूले होते हैं वो तो हम लोग रट ही सकते हैं। और विकर्णों की संख्या निकालने, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, विकर्णों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो इसका जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं याद है तो चलिए बता देते हैं, n - 3 डिवाइड बाई
डिवाइड बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या का। लेकिन इसमें क्या है, षटभुज है। षटभुज का मतलब कितना है, षट मतलब 6, यानी कि 6 भुजाएं हैं। तो जो n की वैल्यू है इस प्रश्न में आपको 6 दी गई है, n मतलब भुजाओं की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने का ये फार्मूला होता है, n की वैल्यू 6 है और 6 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें पेन का कलर हम लोग चेंज करते हैं। ये 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यहाँ 3 बचेगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा भैया 9। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ 3 से 6 में से 3 घटेगा, जल्दीबाजी में कुछ भी बोल जाते हैं। तो 6 में से 3 घटेगा तो बचेगा 3 और 3 आपका बाहर है, 3 का 3 में गुणा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। कैसे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। आपको a प्लस बी की वैल्यू दिया है, ये प्रश्न आपको मौखिक करना है। ये प्रश्न आपको अगर पेपर में आ जाए तो मौखिक ही करना है, इसमें कोई फार्मूले का यूज नहीं करना है। a प्लस बी की वैल्यू दिया गया है कितना, 5 और a b का मान दिया गया है 4। यानी कि दो संख्याएं ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर हमें 4 मिलता हो, जिसको जोड़ने पर हमें 5 मिलता हो। तो पहले गुणा से सर्च करते हैं। अगर 2 और 2 का गुणा करें तो 4 तो हो जाता है, लेकिन 2 और 2 जोड़ने पर 5 नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, ऐसी हमारी सिर्फ एक संख्या है जिसका नाम है 4। 4 और 1, 4 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 और 1 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पहली यानी कि आपके कहने का मतलब a का मान 4 है और b का मान 1, ये आप निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है, a का मान 1 हो सकता है और b का मान कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। a का मान 1 गुणा करेंगे तो भी आपका 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो भी आपका 5 हो सकता है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा अभी हम आपको बताते हैं। अब आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर निकालना है। तो a का मान 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 16। b का मान 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 16 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 15। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। अब हमने कहा कि ये वाला मान क्यों नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। आंसर तो आपका आ ही गया है। अगर आप a का मान यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अगर a का मान आप 1 मान लेंगे तो आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालना है, तो a का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और b का मान आप 4 मानेंगे तो b का वर्ग करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, और फिर आपका आंसर माइनस के 15 आएगा। और माइनस के 15 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, इस प्रकार ये वाला जो विकल्प है ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना भैया, हमें मौखिक रूप से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये जो आपके समीकरण दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर दो संख्या हमें मानना है। ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पे 4 आता है, जोड़ने पर 5 आता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत मिलते हैं पेपर में, और प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए कहना यही है कि अभी आप 2-4-5 दिन रुके रहिए। हम लोग जो आपका सुपर टेट का पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो चैप्टर वाइज में आसान प्रश्न भी आएंगे, कठिन प्रश्न भी आएंगे। ये जो प्रश्न है ये प्रश्नों को हमने अपने मन से नहीं लिया है, ये आपके एग्जाम कार्ड में जो प्रश्न दिए गए हैं वहीं से लिए गए हैं। तो चाहे सरल हो चाहे आसान हो, इससे मतलब नहीं है, हमें तो अपना प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं अपने 68 नंबर पर। ये एक प्रश्न आपको मिल गया है, किसका, कैलेंडर का प्रश्न है। एक प्रश्न आपको कैलेंडर का जरूर मिलेगा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, इस तरह के दिन बना लीजिएगा। ये जो गोले हैं ना, गोलों को मान लीजिए कि ये हमारा दिन है, गोले को मान लीजिए कि ये हमारे क्या है भैया, दिन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न पढ़ते जाएंगे, जो जैसा कहा इसको हम टुडे मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, टुडे मतलब आज क्या है, इसको आज मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी गोले को आप आज मान सकते हैं। अब जैसा प्रश्न में कहा जाएगा वैसा हम करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि बीते हुए दिन से पहले, बीता हुआ दिन से पहले वाला दिन रविवार, बीते हुए दिन, तो ये आज है, तो बीता हुआ दिन कौन सा होगा, ये होगा। इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला कौन सा दिन है भैया, रविवार। प्रश्न के अनुसार ये वाला दिन रविवार है। ठीक है, तो रविवार है, तो आगे क्या, तो आगे क्या कह रहा है, तो आने वाले कल से अगले दिन, तो पहले इतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। आने वाला कल कौन सा है, ये वाला है। आने वाला कल ये वाला है। इस कल से अगला दिन कौन सा है, ये वाला है। यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, अगले दिन से तीसरा दिन,
तीसरा दिन का मतलब इस दिन पे है, अगले दिन से तीसरा दिन 1 2 3, तीसरा दिन कौन सा होगा, यानी ये कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये अगर रविवार है तो ये सोमवार, फिर ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ये कौन सा दिन होगा भैया, रविवार होगा। इस प्रकार आप बिना कोई फार्मूला लगाए बिल्कुल बेसिक मेथड से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कोई इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है कि 2 घटा दो, 2 जोड़ दो, 2 आगे बढ़ा दो, 2 पीछे घटा दो, इस प्रकार के कोई प्रश्न नहीं लगाना है। गोला बना के बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या का मान ज्ञात करो। तो ये इसमें जो संख्याएं दी गई हैं बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं। आपके पेपर में बड़ी बड़ी संख्याएं आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत कितना भैया, 7। तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा। ये जो औसत जो होता है उनकी जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। यानी कि यहाँ 3 संख्या है, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तारीख 21। ये 3 संख्याओं का योग है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो यहाँ 2 मतलब 2 संख्या है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा, ये 2 और इनका औसत 4, औसत का इन संख्याओं से गुणा कर देते, 4 दूनी 8। ठीक है, अब तीसरी संख्या निकालनी है। तीसरी संख्या निकालनी है तो क्या करिए, तीसरी संख्या निकालनी है तो इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, ये 3 संख्याओं का योग था, ये 2 संख्याओं का योग था, 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 21 है, क्या क्या लिखा है, 7 तारीख 21 होता है, यहाँ पर 31 लिखा है। देखो बोल कुछ रहा है, लिख कुछ रहा है, कभी कभी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं पढ़ाते समय कि जल्दबाजी में आपका आंसर, 1 मिनट, पेन गलत चूज किया है, अलग आने लगता है। तो 21 में से आप 8 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 13। कहाँ पर है आपका, विकल्प सी में है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन अगर पेपर में ये प्रश्न आएगा तो इतनी 7 और 4 इतनी आसान औसत नहीं दिए रहेंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहेंगी। 11 संख्याओं का औसत 556 है और 4 संख्याओं का औसत 253 है, तो बताइए इतने का क्या होगा। इस प्रकार के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिया रहता है, लेकिन साधारण ये प्रश्न था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। बहुत ही दिमाग लगा के इस प्रश्न को सॉल्व करना है। a बराबर दिया गया, संख्याएं पढ़ लीजिए। a का मान है x और x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार जितना आप जानते हैं संख्याएं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जितना भी आपको याद है, इसलिए इसको इंडेफिनिट तक ले गए, अनंत तक ले गए हैं। b का मान कितना है, b का मान सवाल में दिया गया है -3 -2 -1 और 0। ठीक है, अब आपको निकालना है a - b निकालना है। ध्यान दीजिए, a में से b, अब ये जो जोड़ घटाने वाला है ये साधारण सवाल नहीं है, ये आपके वेन डायग्राम वाला सवाल है। थोड़ा दिमाग से करना है, जोड़ना घटाना यहाँ नहीं है कि जैसे गणित में 2 जोड़ दिया तो 4 आ गए, या 2 में से 1 घटा दिया 3 आ गए। उस हिसाब से वो वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर नहीं करना है। ए वाले ग्राफ में ए से लेके अनंत तक संख्या है, बी वाले जो हमारा है यूनियन, उसमें सॉरी यूनियन नहीं, बी वाला जो जोड़ा है उसमें आपके -3 -2 -1 ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो अगर घटाएंगे, ध्यान से देखिए, घटाएंगे तो ए में -3 तो है नहीं, ए में -2 तो है नहीं, ए में -1 तो है नहीं, ए में 0 तो है नहीं, तो यानी कि कुछ नहीं घटेगा, यानी कि कुछ नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा, जो है वही रहेगा। तो कहने का मतलब हमारा ए था, ए ही रहेगा। ए क्या था, प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या थी, तो जो प्राकृतिक संख्या थी वही प्राकृतिक संख्या ही रहेगा, कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि बी जो बी वाली चीज़ें हैं वो ए में शामिल ही नहीं है। जब है ही नहीं तो क्या घटाएंगे, जैसे ए में कितना भैया 5, अगर बी में 5 होता तो ये 5 कट जाता, लेकिन जब है ही नहीं तो क्या काटोगे, क्या घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। तो जब कुछ नहीं घटेगा तो जो ए हमारे पास है वही रहेगा। ए क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या ही हमारा रहेगा, यानी कि हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आपको वेन डायग्राम जो है वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो जो हमने समझाया है बस उसी को समझिए कि जब हमारा घटता नहीं है तो जो ऊपर वाला ग्राफ होता है जिससे हम घटा रहे हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो गए हैं, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप लोगों ने टोटल जो है 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस सेट कर लिया है सुपर टेट के। अब यहाँ पर एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि मार्केट से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो 150 रुपया आपको लगभग में देना पड़ता है। कोई 100 रुपये का मिलता है, कोई 120 रुपये का मिलता है, कोई 180 रुपये का मिलता है, तो लगभग में मान के चलें तो 150 रुपये आपको देना पड़ जाता है। और अगर आप परीक्षा तक 10 प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो कुल मिला के आपको 1500 रुपया का घाटा होगा। इसके अलावा आप अगर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज खरीदते हैं, जैसे कि अपने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, मनोविज्ञान के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको आप खरीदते हैं तो आपका भी बजट 1000-1500 चला जाता है, नहीं कि अच्छा खासा रुपया आपकी किताबों में खर्च हो जाता है। ये सारी चीज़ें अब आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपको 200 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है। तो 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। जो आपके रोज का चाय पानी का खर्चा होता है ना भैया, उस खर्चे पर आपको एक बार ही रुपया देना रहेगा और 200 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के लिए तो आपको बिल्कुल भी मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना है। और जो इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न होते हैं इसमें भी प्रत्येक चैप्टर का आपको बनाया जा रहा है, चाहे वो गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मनोविज्ञान हो, सारे का आपको तैयार कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्केट में जो लगभग 8-10 किताबें उपलब्ध हैं, सब किताबों का निचोड़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके लिए भी आपको कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस सेट के लिए कोई बुक नहीं खरीदना है, और आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, जो आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, उनके लिए कोई भी किताब आपको मार्केट से खरीदने नहीं है। पैसे बर्बाद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन सारे पैसों को आप एक अलग जगह पर इन्वेस्ट करिएगा, बचा के रखिए। आप लोगों का पैसा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में रह के सुपर टेट की तैयारी करते हैं। अधिकांश लोगों के पास रुपया नहीं रहता था। मेरे पास भी रुपया नहीं था जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, तब तक मेरे पास भी रुपया नहीं रहता था। तो रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती है। जो भी है फालतू रुपया कहीं भी मत खर्च करिए। ये आपका YouTube चैनल है और इस YouTube चैनल से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ों को आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।